बस ऑपरेटर्स की मनमानी रोकने के लिए 1 जनवरी से राजा जन्मेजय स्टैंड से बसों का होगा संचालन। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, चौकीदार व पेयजल उपलब्ध कराएगी नगर पालिका। 1 जनवरी से बसों का संचालन राजा जन्मेजय बस स्टैंड से होगा। पुराने बस स्टैंड पर मात्र 5 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। इससे अधिक समय तक रुकने वाली बसों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के लिए बस स्टैंड पर 5 सीसीटीवी कैमरे, चौकीदार, पेयजल की सुविधा नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। रात्रि के समय कम्युनिटी हॉल के आसपास बसों का जमावड़ा अब नहीं होगा। सुरक्षा की दृष्टि से अभी नगर पालिका और सीएमओ साहब से और एसडीएम साहब से बात करी है, क्योंकि शहर में तो लग गए हैं, तो इन्होंने आश्वस्त किया कि वहाँ पे पहले तो सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, 5 सीएमओ साहब ने अभी बताया है। और एक हमारा चूँकि परमानेंट वहाँ पे बस स्टॉप रहेगा, तो हमको बट नेचुरल है कि वहाँ पे आरक्षक की तैनाती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो यहाँ हमारा आरक्षक लगता था तो यहाँ तो लगेगा ही लगेगा। एक और आरक्षक इस हिसाब से वहाँ 8-8 घंटे की ड्यूटी में लगा देंगे और उसके पास वो लिस्ट रहेगी, क्योंकि अगली बस का कौन सा नंबर है तो वो छोड़े, नहीं तो बस वहीं पर खड़ी रहेंगी। और यहाँ पे यदि छूट जाती है तो यहाँ वाला आरक्षक उसको लगा के नेक्स्ट बस भेजो, जो टाइमिंग रहेगी ऐसा सामंजस्य बना के अच्छी व्यवस्था देंगे। उज्जैन जाने वाली वो उसी टाइम पर 5 मिनट स्टॉपेज देके उज्जैन निकल जाए सीधे। मेदपुर जाने वाली वहीं खड़ी रहे और वापस आ सवारी बिठा वापस चली जाए। ये है 5 मिनट से ज्यादा नहीं जवान बढ़ेंगे तो व्यवस्था सुधर जाएगी। वो अच्छा आप बताओ कि क्या परेशान, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप नहीं, इनका ही कहना था कि लोग कम है। मेरा ये है कि जो समझ गया बस जो आते हैं इनकी आपस में कंपटीशन हो जाती है। इन्होंने वहाँ स्थायी चौकी बना रखी है। आप कभी भी जाओगे तो किधर वहाँ पे बस स्टैंड पे, पुराने बस स्टैंड पे 2-3 पुलिस वाले एट ए टाइम आपको मिलेंगे। अरे दादा कोई कहाँ आप एट ए टाइम मिलेंगे, ये कहाँ की बात कर रहे हो आप? नहीं, वो हमारे सुनो मेरी बात, अगर ये व्यवस्थाएं जो बिगड़ती है महीने भर बाद ही इनकी जो आपसी वो होती है कंपटीशन छोटी छोटी बातों को लेकर, ये बस ऑपरेटर्सों में उसको लेकर फिर ये व्यवस्था बिगड़ती चली जाती है और कुछ नहीं होता। मतलब वो उसमें आपके जो 2-3 जो वहाँ बैठे ना वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मुकेश जी अकेले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ड्यूटी उधर लग जाती है। ये तो जब तक इन लोगों को आप कॉन्फिडेंस में लेके ये सारा काम नहीं कराएंगे, जब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा डिसिप्लिन होके। नहीं, बिल्कुल अनुशासन बहुत जरूरी है और अपन इसमें कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, अपन की जो आपसे बात करने का उद्देश्य यही है कि यार अपन क्यों नगर हित में कर रहे हैं। भाई यदि आपने सपोज संजू जी समझदार है, आप मान गए, आप नहीं माने तो भाई आपका फर्क पड़ रहा है ना। आपके लोग उतने बैठ नहीं पाएंगे आपके यहाँ पे जो ग्राहक है, यात्री है, तो अपन उसका ध्यान रखेंगे। राजेश जी की एक समस्या और थी कि हम 5 मिनट में स्टॉप देते तो सवारी के ऑटो वाले ले जाते हैं वहाँ से। सबसे बड़ा हम लोगों का नुकसान है कि ऑटो वाले खाचरोड, मेदपुर रोड, उन्हें तक छोड़ते हैं, उसमें लोगों को ज्यादा नुकसान है। उसके लिए वो तो देखो अपना उनका नहीं परमिट यदि बढ़ गई तो उसको थोड़ा बस बंद हो जाती है, कुछ हो जाता है। वो तो अपना सबका अपना मार्केट है, खुला मार्केट है यार, कोई जबरदस्ती तो पकड़ के लिए नहीं जा रहा है। वो लोग आते नहीं, नियम में उनका नियम ही नहीं जाना, खाचरोड जाए वो मेट्रो जाए। राजेश भाई, खाचरोड तो अभी भी ऑटो। बस ऑपरेटर्स की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए सोमवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर ने सर्किट हाउस पर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर की मौजूदगी में बस मालिकों की बैठक आहूत कर 1 जनवरी से राजा जन्मेजय बस स्टैंड से बसों का संचालन करने पर सहमति बना ली। निजी बस ऑपरेटर्स ने प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग करने की बात कही। एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि यातायात ट्रैफिक बढ़ने के कारण शहर में जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। ऐसे में निजी बसों का संचालन राजा जन्मेजय बस स्टैंड से होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए पुराने स्टैंड पर 5 मिनट का स्टॉपेज जरूर मिलेगा। इससे अधिक समय तक रुकने वाले बसों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। नए बस स्टैंड पर सुरक्षा के लिए नगर पालिका 5 सीसीटीवी कैमरे, चौकीदार व पेयजल की व्यवस्था करेगी। नए और पुराने स्टैंड पर 2 अलग-अलग पुलिस जवान तैनात रहेंगे, जिनके पास बसों के आने जाने का टाइम टेबल उपलब्ध रहेगा। पुराने स्टैंड से बस रवाना होने के बाद नए स्टैंड से दूसरी बस को रवाना किया जाएगा। अब यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो बसों पर 50,000 रुपए तक की चालानी कार्यवाही की जाएगी। शहर में लोगों से जो फीडबैक मिल रहा था उसके तारतम्य में यातायात सुविधा को कैसे अपन बेटर कर सके शहर में, तो इस संबंध में आज एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें लोडिंग वाहन के जितने संचालक हैं, बस ऑपरेटर्स हैं, सभी लोगों को आज बुलाया गया था सर्किट हाउस में। और जिसमें जो बैठक आयोजित की उसमें माननीय विधायक जी उपस्थित रहे, प्रकाश भाई, सुबोध स्वामी जी, सारे इस अनुभाग के अधिकारीगण, सीएसपी साहब, टीआई साहब, तहसीलदार साहब, सीएमओ साहब
और सभी पत्रकार बंधुगण भी उपस्थित रहे। कुल मिला के नगर हित में यह आवश्यक है कि हम लोग जो नया बस स्टैंड जो बनाया गया था 3 वर्ष पूर्व, काफ़ी भव्य, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, खुले स्पेस में बना हुआ है, कैसे हम उसको हम यूज़ कर पाएँ, उसको हम लोग स्टार्ट कर पाएँ, इस संबंध में एक डिसीजन पे हम लोग पहुंचे हैं। तो निर्णय यह लिया गया है कि 1 जनवरी 2022 से, मतलब नए साल से, हम लोग जो नया बस स्टैंड है राजा जनवरी जी के जो नाम से है, उस बस स्टैंड को हम लोग प्रारंभ करेंगे। और इसके साथ साथ लोगों की सुविधाओं को भी ध्यान रखते हुए 5 मिनट का स्टॉपेज जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पे भी रखा जाएगा। 5 मिनट मैक्सिमम रखा जाएगा और केवल वह लोगों को उतरने और चढ़ने के लिए वो रहेगा। इसके बाद जो बसों का संचालन होगा वो पूर्ण रूप से नए बस स्टैंड से होगा। 5 मिनट का समय सिर्फ इसलिए रखा गया कि कई लोग, महिलाएं रहती हैं, बुजुर्ग हैं, या रात का समय है, कई जो लोगों से फीडबैक मिला था कि दिक्कत आती है नए बस स्टैंड पर हम लोग शिफ्ट कर दें, लेकिन शहर की जो बढ़ती आबादी है, यातायात व्यवस्था, उसको ध्यान में रख के नई व्यवस्था भी करना ज़रूरी था और ओवरऑल शहर में आवश्यक है कि नया बस स्टैंड से संचालन किया जाए। तो 5 मिनट की केवल बस रुकेगी पुराने बस स्टैंड पर और इस संबंध में सभी बस ऑपरेटर्स के द्वारा भी सहमति दी गई है। और 5 मिनट से ज़्यादा यदि कोई भी ऐसा रोक के रखता है तो उस पर हम लोग नियमानुसार, विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। आज प्रशासन द्वारा जो आम जनता की परेशानी थी उसको मद्देनजर रखते हुए एक बार पुनः हम लोगों ने मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि पुराने बस स्टैंड से जो बसें खड़ी रहती है उसको नए बस स्टैंड से संचालित किया जाए। यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज पुराने बस स्टैंड पे दिया है। यात्री को उतारेंगे और चढ़ा के वापस अपने गंतव्य स्थान पूरा नए बस स्टैंड पे जाएंगे। निश्चित रूप से जब करोड़ों रुपए की लागत से सीएस मत में ये बस स्टैंड बना था, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। और दूसरा हमने ट्रकों की भी बात करी कि रिंग रोड पूरा निर्माण कार्य हो चुका है और निर्माण रोड को चालू करने की बात भी हमने कही है। वो जो फाटक शिफ्टिंग था, हमने बीच में हमने डीआरएम से बात करी थी, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट पहुंचाया है। हम शासन उसको हमने मध्य शासन को प्रेषित करा कि इतने राशि भर दे या नगर पालिका कोई भी भर दे तो ये फाटक शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारा सीधा जो रिंग रोड चालू नहीं होने के कारण वो हो रहा है, उसके कारण उसका हम प्रयास कर रहे हैं। रेलवे ओवर ब्रिज की भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम नगर सुव्यवस्थित रूप से हो, ट्रकों का आवागमन बंद हो और नगर की यातायात व्यवस्था सुधार हो, ये हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज जो इस सर्किट हाउस में यातायात के संबंध में जो मीटिंग का आयोजन किया गया था, माननीय विधायक जी, एसडीएम साहब, टीआई साहब, सीएमओ साहब, प्रकाश जी, स्वामी जी, राधे जायसवाल जी एवं अन्य मीडिया बंधु और बस ऑपरेटर्स के समक्ष तो जो नियम तय किए गए हैं 1 तारीख से, उसमें मैं भी, हमारा पुलिस प्रशासन का सहयोग भी अपेक्षित है और मैं आश्वस्त करता हूं कि हम ऐसा कार्य करते हुए अपने कर्तव्य का कि किसी बस ऑपरेटर को या जनता को दिक्कत नहीं हो, उसको करते हुए इस व्यवस्था को चलाएंगे और सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। सर, वहाँ सुरक्षा 1 तारीख से नया बस स्टैंड है, वहाँ बसों का संचालन हो रहा है और माननीय विधायक महोदय, एसडीएम साहब, सीएसपी साहब, हमारे स्वामी जी और भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी सब, ऑपरेटर, लोडिंग वालों से भी चर्चा होगी, दुकानदारों से भी हो गई है। अपनी दुकानें ओपनिंग करें, पहले एग्रीमेंट कराए, नगर पालिका पानी की व्यवस्था भी कराएगी और सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ कैमरे भी लगाएंगे, CCTV। सर, साफ सफाई और सब बगैर कहे होगी साफ सफाई। प्रशासन द्वारा जो बैठक ली गई उसमें नए बस स्टैंड के लिए नई रूपरेखा तैयार की। जो पुराने बस स्टैंड पर 5 मिनट गाड़ी रुकेगी, नए बस स्टैंड पर जाके स्टॉपेज देंगे। आप सहमत हो? स्नेह परिसर में सोमवार को दिव्यांगजनों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए गए। स्नेह के संस्थापक पंकज मारू ने बताया कि सामाजिक अधिकारिता विभाग की एलिंको योजना के तहत दिल्ली की संस्था द्वारा लगभग 3.5 लाख रुपए के कृत्रिम अंग सोमवार को स्नेह परिसर में दिव्यांगजनों को लगाए गए। फिटिंग नहीं आएगा। ठीक है, आ जाएगा। लंबाई कम ऐसे बनाया जाएगा। इसको वो ये लॉक खोल के, ये लॉक खोल, ठीक है ना।
क्या नाम है आपका? धवल नाम दे। आज आपको प्रतिमंग मिले, कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इससे चल पाऊँगा। पहले कैसे चलते थे आप? पहले मैंने लगवाया था बट उससे मेरे घाव हो जाते थे पैर में। आज कहाँ पे आके लगवाया आपने? इसने तो ये पैर लगने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो? मतलब कि लगने के बाद कंफर्टेबल है कि नहीं? जी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। शिव कुमार सिंह। आज यहाँ पे आप काहे के लिए आए थे यहाँ पे? मेरा पैर कट गया था एक्सीडेंट में, तो पैर लगवाने के लिए यहाँ पे वो लगा हुआ है शिविर। तो अभी 3-4 महीने पहले नाप लिया था, अभी पैर लगाने के लिए बुलाया गया है तो पैर लगवाने आया है। पैर लग गया? पैर अभी नाप हुआ है, थोड़ा बहुत बड़ा है तो उसको सेट कर रहे हैं, लगा दिया है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। 8 महीने बाद अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो रहा हूँ, इसलिए स्नेह संस्था का और पंकज सर का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने पैरों पे फिर से खड़ा होने के लिए तैयार हो रहा हूँ। आपको ये अलाउ हो गया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया। अब आपको है ना ये वाला शोल्डर फिक्स रख के इसको आगे करना है, ठीक कीजिए। हाँ, आपका आकाश प्रजापति। आपको नया जो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ। कितने समय बाद हाथ लगा आपको? ये 3 साल बाद। कैसे क्या हादसा हुआ था? करंट लग गया था मेरे को 11 टाइम। लायंस क्लब नागदा ग्रेटर और स्नेह के संयुक्त तत्वावधान में भारत सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एडीप योजना के तहत एलिम को उज्जैन के माध्यम से शहर और आसपास के लगभग 28 दिव्यांगजन जिनके हाथ और पैर में समस्याएं थी, उनको आज कृत्रिम अंग, नकली हाथ और नकली पैर प्रदान किए जा रहे हैं। ये कैंप एक पहले यहाँ पर हुआ था और उसमें इनके हाथ और पैर के नाप लिए गए थे। उसके पश्चात दिल्ली की टीम ने इनको तैयार किया है। एलिम्को का ऑटोबोक जर्मनी के साथ एक टाई अप है और जर्मन टेक्नोलॉजी से ये कृत्रिम अंग बनाए गए। आज इनको फिट करके प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही इनके जो सहायक हैं उन्हें भी इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि कम से कम ये लोग भी इसको कैसे पहनना है, कैसे उतारना है, कैसे चलना है, ये सारे काम किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये कृत्रिम अंग इन सभी दिव्यांगजनों के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होंगे। मैं आपके माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने ये इन लोगों की ज़िंदगियों में एडीप योजना के माध्यम से परिवर्तन लाए हैं। बहुत पिछले कई सालों में लगातार इस प्रकार के कार्य स्नेह के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के और भी कोई लोग अगर उनकी नज़र में हो तो वो स्नेह तक उनको लेकर आए। हम चाहेंगे कि उन्हें भी ये कृत्रिम हाथ पैर, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं जिसके माध्यम से ये लगभग काफ़ी सारे कार्य कर पाएंगे अपनी दैनिक दिनचर्या के। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के कोई भी लोग, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, उन्हें हम तक लेकर आए ताकि उनके जीवन में भी हम परिवर्तन ला सकें। धन्यवाद। नगर पालिका द्वारा विकास कर की दर में 3 गुना बढ़ोतरी करने के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बढ़ी हुई दर वापस न लेने पर वार्ड स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर विरोध करने की चेतावनी दी। विकास शुल्क को तत्काल प्रभाव से जनहित एवं लोकहित में वापस लेने विषय महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि नगर पालिका परिषद द्वारा जन विरोधी निर्णय लेते हुए 5 रुपये प्रति स्क्वायर फीट विकास शुल्क को बढ़ाकर 14 रुपये प्रति स्क्वायर फीट कर दिया गया है। इससे आम नागरिकों पर अधिक भार पड़ेगा। कोरोना काल के बाद आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। व्यापार व्यवसाय के लेकर रोजगार सब कुछ चौपट सा हो गया है। ऐसे में पूर्व में जो नगर पालिका द्वारा करों का निर्धारण किया गया है
वहीं नगर पालिका द्वारा विकास कर की दर 5 से 14 रुपए करने के विरोध में सोमवार को कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएमओ CS जाट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कोरोना का हवाला देकर प्रदेश सरकार ने नगर पालिका को दिए जाने वाले अनुदान में कटौती कर दी। नगर पालिका ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनता पर टैक्स लाद दिया, जिससे जनता में नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश व्याप्त थे। सर ज्ञापन सौंपा है, क्या है मामला? नहीं, वो तो विकास शुल्क जो था 5 रुपये, उसको शासन नियमों के तहत उसको वृद्धि की गई है। और जो अवैध कॉलोनी वाला था काफ़ी दिन से बंद पड़े हुए थे, जो FIR वगैरह कॉलोनी हो चुकी उनमें कोई नामांकन वगैरह नहीं किए जाते, तो जो भी निर्णय है वो शासन के और उसके हित में लिया गया। शासन से कोई परिपत्र आया क्या आपके पास? तो ऑलरेडी एक्ट में बता देंगे। नहीं, तो नागदा नगर पालिका में ही बढ़ा है और टैक्स और किसी नगर पालिका में नहीं बढ़ा है। नहीं, सभी जगह है। नहीं, सब जगह है, पर ये जो शुल्क बढ़ाया है सिर्फ नागदा नगर पालिका में अभी वर्तमान में बढ़ा और कहीं नहीं बढ़ा, ऐसा क्यों? नहीं, सभी जगह पे है। मैं आपको वो नहीं बोल रहा हूँ कि ये उसमें नहीं, एक्ट में नहीं है, एक्ट में है, लेकिन बाकी लोगों ने बाकी नगर पालिकाओं में टैक्स आएगा तो ये सब विकास को ध्यान रखा, आपने क्यों नहीं रखा? स्वामी जी, टैक्स आएगा तो ये विकास में ही लगेगा, तो ये बहुत जरूरी है। सरकार तो आपको दे ही नहीं रही है टैक्स, सरकार भी समय में दे रही है, वो भी दे रही है, और किसी का दबाव वगैरह कुछ नहीं है, तो अपनी एक प्रक्रिया है। नगर पालिका द्वारा जो वृद्धि जनता पे ऊपर थोपी गई है, इसके विरोध में आज जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी जी और सभी पार्षद दल, कांग्रेस के पदाधिकारी सभी ने मिलकर जनता के पक्ष में ज्ञापन दिया है। देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिसमें कई लोगों के व्यापार, व्यवसाय, धंधे, नौकरी, रोजगार, इन सब को देखते हुए एक महंगाई भी बढ़ रही चारों तरफ से, और उसके ऊपर नगर पालिका द्वारा 5 रुपये प्रति स्क्वायर फीट का जो पूर्व में विकास शुल्क लेती थी, उसी विकास शुल्क को बढ़ाकर 14 रुपये इन्होंने कर दिया है। नागदा शहर की में जो नागदा नगर पालिका वो मध्य प्रदेश की सबसे सक्षम नगर पालिका, यहाँ पर कोई कोष की कमी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी नगर पालिका है वहाँ पर कर की बढ़ोतरी नहीं की गई, और नागदा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके दबाव में आकर 5 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये स्क्वायर फीट की बढ़ोतरी की गई। विकास के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने 365 रुपये नागदा में कचरा शुल्क के नाम पर लिया था, कचरा संग्रहण के लिए। क्यों, क्या पहले सफाई नहीं होती थी क्या? अभी वही कंडीशन हो रही है, 365 रुपये लेने के बाद में भी क्यों सफाई नहीं हो पा रही? ये 10 साल पहले भी बढ़ाया था, तो सब ने बोल दिया, उसको ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, लेकिन हमारा जिला अध्यक्ष का नेतृत्व में मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे, अब ये जो पहले शुल्क बढ़ाया तो परिषद थी, तो दफ्तर ने मान लिया, और अभी क्या इनकी मनमानी है। दिन पहले समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने ये बयान जारी करा था कि नगर पालिका परिषद द्वारा जन विरोधी निर्णय लेते हुए विकास शुल्क को 5 रुपये स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 14 रुपये स्क्वायर फीट कर दिया गया, और हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, मठाधीशों से, ठेकेदारों से उनकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी ठेकेदार, कोई मठाधीश, कोई भी दलाल इस विषय पर, विकास शुल्क की बढ़ोतरी के विषय पर नगर की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करने नहीं आया। और आज जब हम ये ज्ञापन दे रहे थे तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो प्रभारी है जाट साहब, वो बड़े ही निश्चिंत होकर, बेखौफ होकर ये बोल रहे कि हाँ ये तो बढ़ेगा, ये तो हमने सही करा है। कोई अधिकारी इस तरह निश्चिंत होकर जब ही बोल सकता है जब सत्ता पक्ष के नेता उसके पीछे हाथ रख के ये बैठे हों कि हाँ तुमको जो करना वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हुआ यूं है कि जैसे राज्य शासन ने नगर पालिका परिषद को जो अनुदान मिलते थे उनमें सब में कटौती कर दी। राज्य शासन ये कहता है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, कोरोना काल के दौरान हमें टैक्स और अनुदान केंद्र सरकार से नहीं मिल रहे, इसलिए हम नगर पालिका को अनुदान नहीं दे सकते।
और अब आपको नगर पालिका संचालित करनी है तो आम जनता की कमाई के जो टैक्स आप वसूलते हो उसको दुगना कर दो, तिगुना कर दो और आप वसूल करके आप आपकी नगर पालिका को संचालित करें। पंचायत चुनाव के निरस्त होने के बाद उम्मीदवारों के सपनों पर पानी फिर गया। प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के लिए लंबी शासकीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जिससे उनको आर्थिक मार का सामना भी करना पड़ा। रविवार को कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद चुनाव निरस्त हो गए। निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने के बाद से ही संकट के बादल मंडराने लगे थे। चुनाव निरस्त होने की कवायदों के बीच नामांकन दाखिल करने, नामांकन की जाँच करने को लेकर चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी और प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार की तैयारियां भी शुरू कर दी। प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से पहले बिजली विभाग, पंचायत सहित अन्य विभागों की एनओसी लेने में हजारों रुपए चुकाना पड़े। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क के लिए चुनावी सामग्रियां तक प्रिंट करा ली। राज्य सरकार ने जो एक पूर्व में अध्यादेश जारी करा था, उस अध्यादेश के तहत त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को संपन्न कराने का अध्यादेश था, लेकिन पूरे 3 चरणों में वो चुनाव होना था और शासन प्रशासन की मशीनरियों और शासन प्रशासन के जो सीआईडी विभाग है उससे प्रदेश सरकार को ये खबरें मिली कि पंचायत स्तर पर किसानों में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आक्रोश है और अगर चुनाव इस समय हुए पंचायत के तो बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। इस डर से एन केन प्रकरण कुछ भी बहाना लगाकर, अभी ये बताया गया है, हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ये कह रहे थे कि हम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए, तब आपने लोगों की जान की परवाह नहीं करी। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब जो परसों हिदायतें दे रहे थे आम जनता को कि मास्क के बिना अगर कोई दिखेगा तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, उससे चालान वसूला जाएगा, दूरियां बनाए रखे और ये मान के चले कि ओमिक्रॉन जो कोरोना का नया वायरस है वो आ चुका है। लेकिन वही शिवराज सिंह जी कल इंदौर में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बिना मास्क लिए के घूम रहे थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति है, दोहरी नीतियां हैं कि जनता के लिए कुछ और है, अपने लिए कुछ और है। प्रदेश में जब जब भी चुनाव का समय आता है और इनको ये मालूम है कि जनता का आक्रोश का सामना इनको करना पड़ेगा, तो वो इसी तरह बहाने बनाकर आम जन को जो अधिकार राजीव गांधी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जो अधिकार दे रखे थे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जो अधिकार दे रखे थे, 94 से यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रणाली लागू है इस प्रदेश में। वहीं आलोट में जनपद के वार्ड 6 के प्रत्याशी भारत सिंह परिहार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत कर चुनाव की तैयारी में खर्च हुए रुपयों का मुआवजा देने की मांग की है। पंचायत चुनाव के रद्द होने की संभावना से परेशान जनपद पंचायत प्रत्याशी ने 181 पर फोन कर चुनाव की तैयारी में खर्च हुए 50,000 रुपए के मुआवजे की मांग की है। जनपद प्रत्याशी की शिकायत का आरटीओ अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हेल्पलाइन पर जो शिकायत करी मैंने, वो चुनाव निरस्त होने का मामला है, क्योंकि ये ग्रामीण का चुनाव था और ग्रामीण में अभी तक विकास नहीं हो पा रहा है और सभी जनप्रतिनिधि किसान लोग थे और किसानों को खाने का नुकसान हुआ, इसलिए मैंने हेल्पलाइन पे शिकायत की। सरकार से यही चाहते हैं कि समय पर चुनाव होए। हमारी सभी ग्रामीण भाइयों की यही मांग है। आपका क्या नुकसान है? हमारा ये नुकसान हुआ कि हर आदमी का कहाँ कहाँ लॉस हुआ। किसी आदमी ने कहाँ से उधार पैसे लेके खर्चा करा, पेम्पलेट छपाए, कुछ न कुछ फॉर्म डाले, अन्य प्रकार का कोई खर्चा हुआ उसमें। अभी तक तो कोई निराकरण की कोई बात नहीं हुई, लेकिन हम तो आज भी यही मांग करते हैं कि सरकार से कि जल्द से जल्द चुनाव होए और गांव का विकास हो। सरकार आपका कहना नहीं मानते तो क्या करोगे? अब आगे की बात हम बाद में करेंगे सभी से राह लेके। 50 से 60 हज़ार के समथिंग खर्चा हो गया हर जनप्रतिनिधि का। चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य? चुनाव लड़ने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं जन सेवा करूं और सेवा ही मेरा संकल्प है।